अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर कैसे हैं। तो ये फिगर जो हमारे पास सामने 2 है, ये चेक करना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो डायग्राम में देखो ज़रा, एंगल ए 105 है और एंगल पी जो है वो भी 105 है। इसका मतलब एंगल ए वर्टेक्स जो है वो पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बिकॉज़ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, दोनों ही 105 के इक्वल है ना? और एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है। डायग्राम में देखो, बी भी 100 है, क्यू भी 100 है। तो बी जो है वो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। सी जो है वो आर के इक्वल है। सी 70 है, आर भी 70 है। तो यानी सी वर्टेक्स जो है आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। उसके बाद एस एंगल जो है 85 है और डी भी 85 है। ठीक है, तो डी जो है वो एस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी। मतलब अभी तो मैं पहला क्राइटेरिया ही चेक कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक है, अगर मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे ए बी सी डी, तो मैं यहाँ पे भी फिर इसी ऑर्डर में लिखूंगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग एस है। ये सारा यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर मैं मान लो ए बी सी डी नहीं दे रहा नाम, तो मैंने अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिया ना ए बी सी डी, मैं ए से नहीं शुरू कर रहा। मान लो किसी बच्चे ने बी से शुरू किया और एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो कहता है जी मैं तो क्लॉकवाइज लूंगा, तो वो नाम ले रहा है बी ए डी सी। ठीक है, पहले वाले कोऑर्डिनेटर का नाम दे रहा है वो बी ए डी सी। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है तो पहले क्यू ही लिखूंगा मैं। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है तो फिर मैं पी ही लिखूंगा। तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एस है, तो फिर मैं एस ही लिखूंगा। ई के कॉरस्पॉन्डिंग आर है तो फिर मैं आर ही लिखूंगा। तो यानी ये दो कोऑर्डिनेटर अब हमने चेक करने हैं कि सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाले स्टूडेंट ने ए बी सी डी लिखा था या दूसरे वाले स्टूडेंट ने बी ए डी सी लिखा है, दोनों के मेथड ठीक हैं, बस प्रोवाइडेड के वो कॉरस्पॉन्डेंस ठीक होनी चाहिए। ए बी सी डी वाले के केस में भी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू ही आ रहा था और इस केस में भी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू ही आ रहा है, तो मतलब ठीक कर रहे हैं। चाहे ऐसे नाम भी दिया तो भी ठीक है। लेकिन ये नाम बिल्कुल गलत है अगर कोई बच्चा ऐसे दे दे नाम, कि बी दे दे, फिर डी दे दे, फिर ए दे दे, फिर सी दे दे। ऐसे नहीं होता। या तो इस डायरेक्शन में चलो एंटी क्लॉकवाइज़, या इस डायरेक्शन में चलो क्लॉकवाइज़। ऐसा नहीं होता कि पहले मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले या तो बी पे चले जाओ, फिर डी पे चले जाओ, फिर ए पे चले जाओ, फिर सी पे चले जाओ, ऐसे नहीं होता। ठीक है? नाम लेना तो फिर बी ए डी सी ही होगा। ठीक है? तो क्लॉकवाइज़ या फिर एंटी क्लॉकवाइज़, शुरू कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से, चाहे ए से कर लो, बी से कर लो, सी से कर लो, डी से कर लो, क्लॉकवाइज़ कर लो, एंटी क्लॉकवाइज़ कर लो। ठीक है? आगे मैंने लिखा है, हियर फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ फुलफिल्ड एज़ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्राइटेरिया कौन सा? सिमिलैरिटी का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो वो तो हैं। ठीक है? सेकंड क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ साइड पे ना ए बी सी डी, मैं पहले वाला केस ले रहा हूँ, ए बी सी डी इसी ऑर्डर में ले रहा हूँ और इधर से पी क्यू आर एस। तो ये दोनों कोऑर्डिनेटर हैं। अब इनकी साइड्स की रेशियो चेक करूँगा। तो यानी कि पहले मैं ए बी बाय पी क्यू चेक करूँगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स तो लिख ही दिया मैंने, है ना? तो ए बी बाय पी क्यू, अब जैसे इस क्वेश्चन में तो ना सिंपल सा ही है, ए इधर है तो पी इधर है, बी इधर है तो क्यू इधर है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब यहाँ पे ए है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है पी होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर भी हो सकता है। ठीक है? तो वो हमें चेक करना है कि कौन से एंगल इक्वल है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मतलब चेक करोगे कोऑर्डिनेटर सिमिलर है। ठीक है? तो सिंपल से पहले समझोगे तभी डिफिकल्ट समझ आएँगे ना। एनसीईआरटी भी लेवल वाइज़ डिफिकल्टी बढ़ाता है। तो सेकंड पार्ट में अब मैं रेशियो चेक कर लेता हूँ, ए बी बाय पी क्यू को नीचे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ले रहा हूँ पहले मैं। ए बी कितना है? ए बी 1.5 है, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 बाय 3 कितना हो गया? हाफ आ गया। ठीक है? ये तो होगी फर्स्ट वाली रेशियो। उसके बाद मैं ले रहा हूँ ये सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, बी सी अपॉन, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड नंबर पे लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिख चुके हैं। बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर डायग्राम में देख लो, बी सी 2.5, क्यू आर 5, 2.5 बाय 5 आ गया, ये भी हाफ आ गया। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ सी डी अपॉन आर एस। ये रहा सी डी अपॉन आर एस, कितना हो गया? 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8, है ना? ये भी आ गया हाफ। उसके बाद लास्ट जो बचा, मतलब ये निकाला है ना मैंने, सी डी अपॉन आर एस।
लास्ट जो बचा वो ये डी ए अपॉन एस पी। डी ए अपॉन एस पी, डी ए कितना है, डी ए 2.1, एस पी है 4.2। 2.1 अपॉन 4.2 कितना आ गया, ये भी हाफ आ गया। यानी कि सारी रेशियोज जो हैं वो इक्वल आ गई, सारी हाफ के इक्वल हैं, तो यानी आपस में भी इक्वल होगी फिर। तो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स की जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है, वो हाफ के इक्वल आ रही है, यानी कि इक्वल आ रही है। तो वो लाइन भी लिख देते हैं फिर, ये हमारा जो क्राइटेरिया सेकंड वाला। आगे मैंने लिखा है सो सेकंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इज आल्सो फुलफिल्ड। दस जो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दोनों ही सिमिलर हैं। तो इस तरीके से चेक करना है कोई भी दो फिगर्स सिमिलर कैसे हैं। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने हैं, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। ये एक रिमार्क है कि अगर पॉलीगन वन जो है वो पॉलीगन टू के सिमिलर है, और हमें ये भी गिवन है कि पॉलीगन टू जो है वो थ्री के सिमिलर है, तो इसका मतलब पॉलीगन वन जो है वो भी थ्री के सिमिलर होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल वन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, और ये भी गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री, देन इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री। वैसे ही जैसे एरिया के केस में है, वैसे ही सिमिलैरिटी के केस में भी एप्लीकेबल है। पॉलीगन पॉलीगन वन जो है वो सीधा ही थर्ड के साथ भी सिमिलर है। वही सब लिखा है थ्योरी में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा तुम्हें कि और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और भी कैसे सिमिलर, कोई और एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेटल सिमिलर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिंपल वाला केस ही किया है। एक और कोऑर्डिनेटल के एग्जांपल से समझते हैं सिमिलरिटी को। तो यहाँ पे हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो चेक करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि इन फिगर थ्री ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के दोनों ही एंगल्स जो हैं, मतलब सारे एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं। तो अब इस केस में मैंने जो ऑर्डर लिया है वो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस ले रहा हूँ, ठीक है। तुम कोई और ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से मतलब है। अब क्योंकि एंगल ए पी के इक्वल है 90, तो बी जो है क्यू के इक्वल है, दोनों 90, सी डी आर के इक्वल है दोनों 90, डी जो है एस के इक्वल है दोनों 90। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी जो है वो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, डी जो है वो फिर डबल एरो डाल के आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, और डी जो है वो एस के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस केस में तो किसी को भी किसी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम कर सकते हो ना, क्योंकि सारे ही 90 हैं, दोनों दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स चेक करनी होती है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे एंगल 90 हैं। यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो पूरा हो जाएगा सिमिलरिटी का, कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया वो देखते हैं। अब जैसे मैंने लिया है ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, यानी 3/3 हो गया। रेशियो चेक करते हैं ना हम, तो आ गई 1:1। फिर उसके बाद मैंने चेक किया है बी सी अपॉन क्यू आर। ये रहा बी सी डायग्राम में देखो, और ये रहा क्यू आर, वो भी 3/3 है, तो वो भी 1/1 आ गया, तो दो रेशियो तो सेम आ गई। तीसरी रेशियो देखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी 3/3.5 आ गया। तो 3/3.5 पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो ले गया मैं, तो इसको 5 से कटिंग कर दी, 5 6 था 5 7 था, तो ये आ गया 6/7। अब एक भी रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रही तो वो सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया नहीं हो रहा। फिर भी मैंने एक और रेशियो निकाल दी, सी डी बाई एस आर, सी डी बाय एस आर, वो भी 3/3.5 है, तो वो भी सेम 6/7 आ गई। यानी कि दो रेशियोज तो इक्वल आ रही हैं, ठीक है, बाकी की दो इक्वल नहीं आ रही। हालांकि बाकी की दो आपस में तो इक्वल हैं, लेकिन इनके इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर एक भी रेशियो इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। तो हम सीधा ही लिख देंगे कि भाई जैसे मान लो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए, और कोई तीन रेशियो इक्वल होगी, चौथी नहीं हो रही, तब भी वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी सिमिलरिटी होगी, रेशियो का भी और एंगल्स का भी। तो इस केस में ये दोनों जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सिमिलर नहीं।
तो एंड में लिख दिया मैंने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है और यहाँ पे रोम्बस लिया हुआ है, देखते हैं ये दोनों सिमिलर है या नहीं। इस बार मैंने सेकंड वाला क्राइटेरिया जो है वो पहले चेक कर रहा हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब कि मैं इसमें ये ले रहा हूँ ए बी सी डी और इधर से ले रहा हूँ पी क्यू आर एस। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, देखो जरा, ए बी अपॉन पी क्यू 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2 है ना। तो ये यहाँ लिख दिया क्योंकि सारी रेशियो इसी के इक्वल आ रही है, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। फिर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर वो भी 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2, ये आ गया। फिर इसके बाद सी डी अपॉन आर एस, सी डी अपॉन आर एस वो भी सेम है 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2। फिर ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस वो भी सेम है 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2, यानी कि कटिंग करके आ गया 1/2 है ना। सारी रेशियो इक्वल है, सारी रेशियो हाफ के इक्वल है, तो सारी रेशियो आपस में भी इक्वल होंगी, तो रेशियो तो इक्वल है। लेकिन जब मैं एंगल चेक कर रहा हूँ, स्क्वायर के तो सारे एंगल 90 होते हैं है ना, स्क्वायर के सारे एंगल 90 है, लेकिन रोम्बस के 90 थोड़ी ना। यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो तुम, तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इक्वल, मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए वो वाला क्राइटेरिया नहीं हो रहा। वैसे इसको ना डायग्राम में थोड़ा सा दे देना चाहिए था कि ये, वैसे तो उसने स्क्वायर बोला तो 90 होगा ही, यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए था। यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं है, इसका मतलब ये 90 नहीं है, ठीक है। यानी एक क्राइटेरिया नहीं हो रहा, तो 10 स्क्वायर ए बी सी डी, ये वाला स्क्वायर इज नॉट सिमिलर टू रोम्बस पी क्यू आर। तो एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है, ये लाइन 3 लाइंस लिखी हुई है और डायग्राम दिया हुआ बस, तो बाकी ये स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल्स या दो फिगर्स को अगर सिमिलर करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मैं सर्कल का केस लूँ, एक छोटा सर्कल लूँ और एक बड़ा सर्कल लूँ, उसमें मैं क्या एंगल बताऊंगा और क्या साइड्स की रेशियो बताऊंगा, है ना। तो उस केस में तो हम सीधे कह देंगे भी दोनों की शेप सेम है, साइज चाहे डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप सेम है तो ये दोनों सर्कल सिमिलर होंगे। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के केस में, ट्राइंगल के केस में, जो भी पॉलीगन के अंदर आते हैं ना ये सारे पॉलीगन्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 8th क्लास में जब हमने किए थे। 3 साइडेड फिगर होती है ट्राइंगल, 4 साइडेड होती है क्वाड्रिलेटरल, है ना, फिर 5 साइडेड होती है पेंटागन। तो ऐसे ये जितने भी पॉलीगन्स हैं, इनमें हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स की रेशियो इक्वल करके प्रूव कर देंगे कि वो दोनों जो भी फिगर्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो या पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो, वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया चेक करते हैं। सर्कल के केस में तो सीधे ही लिख देंगे भाई शेप सेम है तो वो दोनों सिमिलर होंगे, दैट्स